अतुल मंडे से ऐप पे शिफ्ट होने का लिंक वगैरह बनवा के रख लें। Online students, please confirm. Am I audible and visible to you? Hello, hello. Thank you. Online students, please confirm. Am I audible and visible to you? Hello. Okay, can we get started face-to-face, students? Perfect. ठीक है. बेटा प्लीज बी सीटेड फास्ट, जल्दी. तुमको एफएम के बाद ब्रेक देना ही नहीं चाहिए, मेरे को लगता है. एफएम के बीच में क्यों? 2 घंटे का तो लेक्चर है तुम्हारा एफएम. 2.5 आवर्स क्या? 2:30 to 2:40 कब शुरू होता है तुम्हारा एफएम? 2:30 शुरू होता है. नहीं, 2:45 है ना? हाँ, तो भी 3 घंटा नहीं होता है पूरा एक्चुअली में. Okay, good evening everyone. I said good evening everyone. Thank you. Left side, please be seated, beta. Chalo, can we get started? I think in the first 2 lectures, okay, enough. In the first 2 lectures, हमने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द सब्जेक्ट. Then we talked about meaning of the word management and meaning of the word strategy. कल आपने नोटिस किया होगा, we went ahead and discussed 2 approaches also. One was your proactive approach and the other one was reactive approach. थोड़ा उसके अराउंड डिस्कशन आज और होगा जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे. आज का सिंपल ऑब्जेक्टिव है बेटा दैट individually we understand what is strategy, individually we also understand what is management. Now together, what is the relevance of the meaning of the word strategic management, and actually ये strategic management के क्या major advantages and challenges एक company face करता है, वो हम discuss करने के लिए जाएंगे. मतलब आज का पूरा discussion एक तरीके से strategic management word के around रहने वाला है. ये अगेन एक इंपॉर्टेंट एरिया है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. चैप्टर 1 में ना बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, लिमिटेड टॉपिक्स है. उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आज हम डिस्कस करने के लिए जाएंगे. मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी इंडिविजुअली समझने के लिए जरूरी थे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट था, प्रोएक्टिव अप्रोच एंड रिएक्टिव अप्रोच. बट जो हम आज डिस्कस करने जाएंगे वो मीनिंग से लेकर के हर रिलेवेंट पार्ट जो डिस्कस करेंगे सब कुछ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आईसीआई को काफी ज्यादा पसंद है वहां पर क्वेश्चन पूछना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. अगर आपको याद है बच्चों, फर्स्ट डे मैंने आपको कुछ 5 स्टेप्स बताए थे. यू कैन रिकॉल दैट.
कुछ ऐसा बताया था, वेयर आर वी, वेयर वी वांट टू बी, ऐसा कुछ याद है क्या? मतलब एक कंपनी नॉर्मली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज किन किन स्टेप्स के फॉर्म में करता है, आप आज नोटिस करेंगे आफ्टर 2 लेक्चर्स। जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, इट विल बी वेरी क्लोज टू दीज 5 स्टेप्स ओनली। एक्चुअली में ग्लोबली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल में, प्रोसेस में, ये 5 स्टेप्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है एंड पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इन 5 स्टेप्स के अराउंड बिल्ड किया है। रादर आपका ऑलमोस्ट 80% सब्जेक्ट जो है वो इन 5 स्टेप्स के अराउंड है। इट्स जस्ट दैट इनिशियल फेज में आपको ये रियलाइज नहीं होगा, ये धीरे धीरे जब आप इस सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, आपको सही में रियलाइज होगा दैट अल्टीमेटली हम पूरे सब्जेक्ट में इस प्रोसेस का एक पार्ट है। मे बी हम फर्स्ट फेज में रहेंगे, सेकेंड फेज में रहेंगे, थर्ड फेज में रहेंगे, तो फेज विल कीप ऑन चेंजिंग बट द प्रोसेस ओवरऑल विल रिमेन सेम। तो सर व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कंपनीज यूज करते हैं, आई रिपीट, एक ऐसा प्रोसेस है जिसे कंपनीज यूज करते हैं सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने में वेयर आर वी, मतलब अपना एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एनालाइज करने में यूज करते हैं। फिर वो लोग कंपनीज डिसाइड करते हैं यहां से हम कहां जाना चाहते हैं, मतलब अपना विजन हो गया, मिशन हो गया, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गया, वो सेट किया जाता है। फिर हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी हमें हेल्प करेगा, वो सही स्ट्रैटेजी को चूज करके स्ट्रैटेजी को क्राफ्ट किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। फिर जो सही स्ट्रैटेजी आपने डिजाइन किया है उसे आप इंप्लीमेंट करने के लिए जाएंगे टू अचीव योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एंड एक बार जब आपने स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया, 2 चीजें हो सकती है, आपको ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा क्या हम हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, या लेट्स से स्ट्रैटेजी उतना अच्छे से काम नहीं कर पाया जैसा हमने ओरिजिनली सोचा था, तो क्या हमें स्ट्रैटेजी को थोड़ा बदलने की जरूरत है, क्या हमें स्ट्रैटेजी में कुछ करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। क्या ना, इससे ये साउंड करेगा आपका रिएक्टिव अप्रोच। कौन सा अप्रोच बच्चों? रिएक्टिव, कि हमने स्ट्रैटेजी लगाया तो सही बट हमारा आउटकम या एक्सपेक्टेशंस जो था वो अचीव नहीं हो पाया है, शायद हमें कुछ बदलाव हमारे स्ट्रैटेजी में लेके आने चाहिए जिससे हम हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को बराबर से अचीव कर पाए। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। अब मेरे साथ में डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते वापस से 5 पॉइंट को कंसीडर कीजिएगा। यू विल रियलाइज ये 5 स्टेप्स मिलके ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट बनता है। नोटबुक में जाइए, गिव अ नेक्स्ट हेडिंग। वी आर स्टिल इन चैप्टर नंबर 1। हमने मैनेजमेंट डिस्कस किया, स्ट्रैटेजी का मीनिंग डिस्कस किया, प्रोएक्टिव रिएक्टिव अप्रोच डिस्कस किया। अगला हेडिंग लिखिए, मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगला हेडिंग लिखिए, मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अंडर दिस पॉइंट नंबर A, meaning of strategic management. Under this point number A, strategic management refers to the managerial process. Strategic management refers to the managerial process, of developing a strategic vision, process of developing a strategic vision, comma, mission, MISSION, comma, mission, comma, setting objectives, vision, comma, mission, comma, setting objectives, comma, crafting a strategy, comma, implementing and evaluating the planned strategy, implementing and evaluating the planned strategy and initiating
corrective actions, initiating corrective actions, initiating corrective actions wherever deemed appropriate. Corrective actions wherever deemed appropriate. Wherever deemed appropriate. एक बार शांति से स्पेंड कीजिए, 1 मिनट पढ़िए जरा पूरा डेफिनेशन क्या लिखा है। ऐसा एक प्रोसेस में अलग अलग एक्टिविटीज लिख रहा है कि आप लोग क्या करेंगे, अपना एक विजन बनाएंगे, मिशन बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे, सही स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट करेंगे, फिर उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए जाएंगे, फिर उस स्ट्रेटेजी को इवैल्यूएट भी करेंगे कि क्या ये स्ट्रेटेजी वैसे ही वर्क कर रही है जैसा हमने सोचा था। फिर सर क्या हमें इनिशिएट करने की जरूरत है कुछ करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन मतलब है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट किया, वी बिलीव इसमें कुछ बदलाव लाने का जरूरत है, हमें थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने का जरूरत है, जहां हमें लगता है स्ट्रेटेजी उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है जैसा हमारा ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन था। ये सब चीजें कलेक्टिवली क्या कहलाती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कैन आई से लिटरली वेयर आर वी छोड़ करके बाकी सब लिख दिया। अगर आप पढ़ो शांति से, वेयर वी वांट टू बी, उसके लिए विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव लिखा कि नहीं लिखा। वेयर वी वांट टू बी, वहां जाने के लिए आपको कोई स्ट्रेटेजी चूज करके डिजाइन करना पड़ेगा, फिर उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर उसे इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजी बराबर से वर्क कर रही है या नहीं। वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक्चुअली ये डेफिनेशन भी इनकम्प्लीट है। मॉड्यूल में भी ना इन्होंने लास्ट में लिखा है एडजस्टमेंट्स वर डीम्ड अप्रोप्रिएट। एक्चुअली वर की जगह वेयर इट इज डीम्ड अप्रोप्रिएट। जहां जहां आपको लगता है बदलाव लाने की जरूरत है वहीं पर हम क्या लाएंगे, करेक्टिव एक्शंस को इनिशिएट करेंगे। एंड नॉर्मली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हर बार शुरू होना चाहिए वेयर वी वांट टू बी के पहले वेयर आर वी। कहां से शुरू होना चाहिए बच्चों, वेयर आर वी। वो डेफिनेशन में नहीं लिखा है, बट जब आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाना शुरू करेंगे ना तो आपको सबसे पहले डिस्कशन यहीं से होगा। दिख रहा है क्या, वेयर आर वी नाउ। अब एक चीज नोटिस करेंगे, मैंने वेयर आर वी नाउ के नीचे थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अगर आप पेज नंबर 1.19 पे आएंगे, come to page number 1.19, read point number 1 मेरे साथ में, just for the purpose of understanding and knowledge, ताकि आपको कोई कंसर्न आगे फेस ना करना पड़े। देखो स्टेज 1 क्या बोलता है, where are we now? Can you see a word situation analysis or strategic analysis? Can you see a word situation? मतलब आप अपना एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एनालाइज करो, मतलब आप अपना SWOT एनालिसिस लगाओ, बेसिकली फाइंडिंग आउट वेयर यू आर गुड एंड वेयर यू आर नॉट गुड। देखो यहां पर हम नॉर्मली हमारे सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, मतलब हम लोग खुद पे लगाएंगे SWOT एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड एज SWOT एनालिसिस। समझा क्या, थोड़ा समझ में आ रहा है आपको आइडियली? मतलब कहना इसे, इसके बिना एक्चुअली में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का शुरुआत ही नहीं होता है। एक बात सोचो ना, if you don't know where you are, how can you decide where you want to be? See, अगर आपको अपना प्रेजेंट नहीं पता होगा तो आप फ्यूचर रियलिस्टिकली कैसे डिफाइन कर पाओगे? तो एक्चुअली में वेयर वी वांट टू बी डिफाइन करने से पहले आपको अपना प्रेजेंट सिचुएशन अच्छे से पता होना चाहिए। और जब आपको आगे पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना, बहुत डिस्कशन होगा इस फर्स्ट पॉइंट के ऊपर ही, दैट इज कॉल्ड एज सिचुएशन एनालिसिस। वो बस डेफिनेशन में मिसिंग है एज पर ICI, बट इन रियलिटी दिस इज ऑलवेज द स्टार्टिंग पॉइंट। रादर अगले चैप्टर में शुरुआत यहीं से होने वाला है, SWOT एनालिसिस क्या होता है, फिर वो बताएगा SWOT एनालिसिस करने के तरीके अलग अलग क्या होते हैं, फिर वो कुछ मॉडल्स देगा, BCG मॉडल देगा, मैकेंजी मॉडल देगा, वो मॉडल से फायदा क्या होने वाला है, मतलब वो सब कुछ क्या होने वाला है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और सिचुएशन एनालिसिस। देखो जब आप बहुत ज्यादा कोई चीज को थरली पढ़ते हैं तो ही आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और था। डेफिनेशन तो ठीक है, उन्होंने जोड़ तोड़ करके बना दी है, तो कुछ नहीं, डेफिनेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 1 मिनट स्पेंड कीजिए, शांति से डेफिनेशन को पढ़िए। मेरे हिसाब से अगर आपको ये 5 पॉइंट याद है ना तो आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है। पढ़िए जरा एक बार, क्या बोलता है डेफिनेशन। इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। उसमें क्या क्या आ रहा है देखो, सबसे पहले, आर यू सेटिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, आर यू कमिंग अप विद अ मिशन, Are you coming up with your goals and objectives? फिर आप अपना एक स्ट्रेटेजी डिजाइन कर रहे हो, क्राफ्ट कर रहे हो। अब जो स्ट्रेटेजी बनाओगे उसे इंप्लीमेंट भी करोगे, बराबर है कि नहीं है? इंप्लीमेंट करने का उसे इवैल्यूएट भी ये तो सिंपल चीज है, प्लान, एग्जीक्यूट, इवैल्यूएट।
प्लान, एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट और इवैल्यूएट। और इवैल्यूएट करने का पता चलेगा कहीं तो हम लैक कर रहे होंगे या हमारा स्ट्रैटेजी अच्छा काम कर रहा है। अगर स्ट्रैटेजी बढ़िया काम कर रहा है तो प्रोसेस वहीं खत्म हो जाएगा। अगर स्ट्रैटेजी बराबर काम नहीं कर रहा है तो हमें कुछ बदलाव उसमें लेके आना पड़ेगा। एंड देन वी कैन से हम श्योर हो जाएंगे कि हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। आपको बिल्कुल याद करने का जरूरत नहीं है, सारी चीजें आगे पूरे सिलेबस में कवर होगी। विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इसी चैप्टर में आएंगे। इसी चैप्टर का आखिरी पार्ट जो डिस्कशन रहेगा इन 4 वर्ड्स के अराउंड रहेगा। अलग अलग टाइप के स्ट्रेटेजी चैप्टर 3 और 4 के अंदर आने वाले हैं। स्ट्रेटेजी का इंप्लीमेंटेशन चैप्टर 5 के अंदर आने वाला है। चैप्टर 5 में ही इंप्लीमेंट करने के बाद इवैल्यूएशन भी आएगा। मतलब बेसिकली हर स्टेप जो हम पढ़ रहे हैं वो यहां से हमारा पूरा सब्जेक्ट है। लिटरली सब्जेक्ट को उन्होंने समराइज करके सिंगल एक लाइन के अंदर लिख दिया है। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नाउ? आर यू कंफर्टेबल विद दिस? आगे बढ़े क्या? अब वो एग्जाम में आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ एक डेफिनेशन उसका काम चलने वाला नहीं है। राइट डाउन पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स। मीनिंग के अंदर ही पहला पॉइंट था ये। राइट डाउन पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अंडर मीनिंग ही पहला डेफिनेशन था। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बढ़िया 2 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। ऑनेस्टली ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं, इन्होंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में 2 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। दोनों बहुत बढ़िया है। हियर मी आउट केयरफुली। एक ऐसा वर्ड है जो यहां से आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी का पार्ट बन जाएगा जब भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। शायद आप में से कुछ बच्चों ने सुना भी होगा। द वर्ड इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। Have you heard this word? Competitive advantage. मतलब advantage against your competitor or edge against your competitor. That is called as competitive advantage. बच्चों कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। बहुत डिटेल में आगे चैप्टर के अंदर आने वाला है जहां पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझने से पहले कोर कॉम्पिटेंसी समझना चाहिए, उसके लिए रिसोर्सेस कैपेबिलिटी समझना चाहिए। मतलब पूरा थीसिस जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अराउंड वो आपके सिलेबस में लिख के दिया है। 2 बहुत फेमस ग्रेट रिसर्चर्स, वन इज कॉल्ड एज C.K. प्रहलाद एंड द अदर नेम इज गैरी हैमिल। वन इज इंडियन, द अदर वन वाज ऑस्ट्रेलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दोनों साथ में एक प्रोफेसर थे एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक यूनिवर्सिटी में। उन्होंने बहुत सालों तक अपना काम किया एंड देन दे अराइव्ड कि एक्चुअली में कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है। लेट्स टेक वन एग्जांपल। प्रॉब्ली आपको थोड़ा बेसिक तरीके से समझाता हूं, डिटेल्ड का डिस्कशन आगे होने वाला है। हियर मी आउट। लेट्स से एक इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में 2 प्लेयर्स हैं, A and B. There can be multiple players, but we are comparing only 2. We are comparing only 2. There are other players also. ये सबसे strongest players में से एक है। अगर मैं बोलता हूं A and B अगर सिमिलर प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सिमिलर प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। दोनों का टारगेट मार्केट भी कॉमन है। टारगेट मार्केट भी क्या है? कॉमन है। प्रोडक्ट्स सिमिलर है, टारगेट मार्केट कॉमन है, इसीलिए हम उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। इसीलिए हम उन दोनों को क्या कर रहे हैं? कंपेयर। अगर प्रोडक्ट सेम नहीं होता कंपैरिजन कैसे करते हैं? टारगेट मार्केट अलग अलग होता, व्हाई वुड यू कंपेयर? सोचो ना, विल यू कंपेयर जियो विद फेसबुक? नो। The business model and the target market, some of them can be common, but overall दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। अरे बराबर है कि नहीं है? हम मानते हैं दोनों टेक साइड में काम कर रहे हैं, बट टेक भी बहुत ओपन एंडेड होता है यार। मतलब यू ऑल कैन नॉट से इन्फोसिस एंड फेसबुक इज सेम। अरे दे नॉट सेम, राइट? दोनों टेक के अंदर है, बट एक टेक को आपको इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर रहा है, दूसरा टेक को आपको एज ए यूजर डायरेक्टली यूज करने के लिए दे रहा है। इन्फोसिस का प्रोडक्ट हम लोग यूज नहीं करते हैं, बट फेसबुक के प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो यू कैन नॉट रियली कंपेयर देम। तो इसीलिए कभी भी जब कंपैरिजन करना होगा तो पहले सोचना क्या ये एक कॉमन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ट्रूली कंपेरेबल है या नहीं है, कस्टमर बेस कॉमन है या नहीं है, तब जाके बिजनेसेस का लॉजिकल कंपैरिजन होता है। अगर वो कंप्लीटली लॉजिकली कंपेयर नहीं किए जा सकते तो उनके सिर्फ वैल्यूएशंस कंपेयर किए जाएंगे। क्या कंपेयर किए जाएंगे? वो आपने सुना होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको वैल्यूएशन करना सिखाएंगे। अब ऑब्वियसली वैल्यूएशंस विल आल्सो चेंज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, पर्सन टू पर्सन, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है। अभी के लिए अज्यूम करते हैं 2 कंपनीज है सर, ए एंड बी, सिमिलर इंडस्ट्री में है, सिमिलर प्रोडक्ट में है। अगर मैं बोलता हूं रेवेन्यू टर्म्स के अंदर ए स्टैंड्स एट 1000 करोड़,
B stands at 10,000 crore. The profitability, let's call this as net profitability, for A is around 50%, मतलब 500 करोड़ के आसपास है, and इनका profitability is somewhere around 7%, somewhere around 7. समझा क्या मेरा बात? सिमिलर बिजनेस है, 1,000 करोड़ के रेवेन्यू पे, दूसरा 10,000 करोड़ के रेवेन्यू पे है, एक का मार्जिन 50% है, एक का मार्जिन 7-8% के आसपास है अप्रोक्सीमेटली. विच वन इज डूइंग बेटर? इज ए डूइंग बेटर और बी डूइंग बेटर? वापस से 1,000 करोड़ का रेवेन्यू, 10,000 शेयर का रेवेन्यू, दे आर वर्किंग एट अ 50% मार्जिन, दे आर वर्किंग एट अ 7 to 8% मार्जिन. कौन बेटर साउंड कर रहा है यहाँ पे? ए साउंड्स बेटर और बी साउंड्स बेटर? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ए साउंड्स बेटर? Because margins are nice. How many of you think B sounds better? Revenue 10,000, 10 times है. Revenue is 10 times, right? B has a revenue 10 times of A. अरे बराबर है कि नहीं? मार्जिन छोड़ो, रेवेन्यू तो 10 गुना है कि नहीं है? मतलब हो सकता है ना जोग्राफिकल प्रेजेंस भी स्ट्रांग हो. अरे बराबर है कि नहीं है? We cannot decide this. How we cannot decide? It depends upon. हो सकता है इनका फोकस एक पर्टिकुलर कंट्री पे होगा, इनका फोकस भी पहले एक कंट्री पे होगा, तब उनका मार्जिन भी बहुत अच्छा होगा. अरे फिर अब उन्होंने एक्सपेंशन के लिए मल्टीपल रीजन के अंदर एक्सप्लोर करना शुरू किया होगा, और जब आप नॉर्मली एक्सपेंशन फेज में जाते हैं मार्जिन कम हो जाते हैं, तो हो सकता है मार्जिन सब्सटैंशियली कम हो गए होंगे, बिकॉज कुछ ज्योग्राफिकल रीजन्स में सिग्निफिकेंट लॉसेस भी हुए होंगे. ओवरऑल मार्जिन बढ़िया हो सकता है, बट कुछ जगह पे लॉसेस होने की वजह से मेरा ओवरऑल मार्जिन खराब भी हो सकता है. अरे बराबर है कि नहीं है? हो सकता है आज 7% है, बट हो सकता है वो 10,000 करोड़ के ऊपर इस मार्जिन को बढ़ा करके 30% तक लेके चले जाए. अब अगर वो 30% तक लेके चले जाए तो वो अच्छा साउंड करने लग जाएगा. अरे हो सकता है ना ये अपने सेम लेवल से ग्रो जब करेगा, इसका मार्जिन कम हो सकता है एंड उसका मार्जिन बढ़ सकता है. दे मे स्टार्ट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. अरे दे मे स्टार्ट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. आई विल गिव एन एग्जांपल. Amazon, I'm talking about US, not India. They're very happy with their online business, but they're not happy with their physical business. Because physical store, do the Amazon have physical stores? Not in India, but in US. Why do they have it? मतलब originally जब वो आए business के अंदर, don't you think they came for online business only? The model itself was to sell product online. बराबर है कि नहीं है? Now why are they moving from online to offline? Because a company like Walmart is still not losing market share. A company like Walmart is still not losing. Walmart already has a very strong offline stores का presence. बराबर है कि नहीं है? Walmart is moving online and Amazon is moving offline. Because in a race, who can cover the major ground faster, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने का ट्राई आप करोगे, क्योंकि एक बार आपने पोजीशन स्ट्रांग बना लिया, उसके बाद आसानी से वीक नहीं होते हो आप. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और आप ये नहीं बोल सकते हो मैंने जब बिजनेस का शुरुआत किया, तो हो सकता है ना Amazon का ऑनलाइन बिजनेस मार्जिन बहुत अच्छा रहेगा, Amazon का ऑफलाइन बिजनेस मार्जिन बहुत बुरा रहेगा. Walmart may have the same experience in the other way around, क्योंकि उसका एक्सपर्टीज. अरे Walmart is like you can say DMart के बड़े वर्जन. एक्चुअली कंपैरिजन में नहीं कर सकते, बहुत बड़ा वर्जन. यू कैन से दिस, डीमार्ट इज लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ वॉलमार्ट. वॉलमार्ट चाइना में एग्जिस्ट करता है, जबकि चाइना ऐसा कंट्री है जिसने मेजॉरिटी यूएस कंपनीज को कभी सपोर्ट नहीं किया, फिर भी वॉलमार्ट वहां एग्जिस्ट करता है. मतलब इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो आप कभी भी जब बिजनेस को कंपेयर करते हो, डायरेक्ट कंपैरिजन करके आंसर निकालना मुश्किल होता है. तभी उन्होंने बताया कि जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वर्ड है ना, ये थियोरेटिकली लिखना आसान है, समझना बहुत मुश्किल है. क्योंकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब आप क्या बोल रहे हो, एक कंपनी के पास में एडवांटेज है, एज है अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर. ये डिफाइन करना इतना चैलेंजिंग काम है जैसे कि हियर मी आउट नाउ. सेम सिनेरियो विदाउट नंबर्स, आई टेक यू टू अनदर इंडस्ट्री. कंपेयर एप्पल एंड सैमसंग. Which one sounds better to you? Think from business point of view. Apple, Samsung. It's like a very basic BCom level comparison. We should not be doing it, but still, for 2 minutes. Which business sounds better to you? Samsung or Apple? How many of you think Samsung is better in terms of business? Don't compare products, please. Don't become technical comparison. अपन करने वाले लोग नहीं है यहाँ पे. Samsung is a better business. How many of you think Apple is a better business? कोई तो रहेंगे Apple वाले भी यार. Please let's not go to OnePlus and all. अपन नहीं जाते हैं, दो ही कंपेयर करते हैं पहले. Okay. First of all, they're not comparable. Why? Samsung is into so many industries and they're highly diversified. But if you look at the Apple, not diversified at all.
just focusing on core products and making hell lot of money. Do you agree with me or not? तो वैसे देखोगे तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से एप्पल अच्छा साउंड करेगा और एक पॉइंट ऑफ व्यू से सैमसंग अच्छा साउंड करेगा, पर उल्टा सोचो, शायद सैमसंग को डाइवर्सिफाई करना पड़ा क्योंकि कुछ बिजनेसेस कभी इतने पावरफुल हुए ही नहीं जितना एप्पल के लिए हो गए. थिंक अबाउट इट, इफ माई सर्टेन बिजनेसेस वुड हैव बीन डूइंग सो मच बेटर और मेरे लिए बहुत पैसा कमा रहे होते, पर डाइवर्सिफिकेशन शायद करता ही नहीं, शायद करता ही नहीं, राइट? थिंक लाइक दिस. सैमसंग स्टार्टेड एज अ ग्रोसरी स्टोर. सैमसंग स्टार्टेड एज अ ग्रोसरी स्टोर. वहां से वो इलेक्ट्रॉनिक्स में गया, शिप बिल्डिंग में गया, आर्म्स एंड एम्यूनिशन में गया, इंश्योरेंस सेक्टर में गया, थीम पार्क बनाए. सैमसंग इज इनटू सो मेनी बिजनेसेस बिकॉज वो एक तरीके से एक इकोनॉमी को ड्राइव करता है. किसको ड्राइव करता है? एक इकोनॉमी. कौन सा? साउथ कोरिया का इकोनॉमी को. किसको ड्राइव करता है? साउथ कोरिया की इकोनॉमी को. और एप्पल ऑन द अदर हैंड फॉर्चुनेटली सिट्स इन यूएस. फॉर्चुनेटली सिट्स इन यूएस. तो यहां पे उसको कंट्री का एडवांटेज मिलता है. और लिटरली आपको बता रहा हूं, सैमसंग अभी थोड़ा कंपीट कर पा रहा है अगेंस्ट एप्पल इन यूएस. आई रिपीट, सैमसंग अभी थोड़ा कंपीट कर पा रहा है अगेंस्ट एप्पल इन यूएस, नॉट आउटसाइड यूएस. आई एम टॉकिंग अबाउट इन यूएस, बिकॉज यूएस के अंदर एप्पल का ऑलमोस्ट मोनोपोली जैसा सिचुएशन है आज भी. इफ यू रियली आस्क मी, यस देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आज वो एग्जिस्ट करते हैं, बट अदरवाइज एप्पल का इतना स्ट्रॉन्ग मोनोपोली एग्जिस्ट करता है. दे बिलीव हमने वहां के लोगों का जिंदगी जीने का जो मैकेनिज्म है वो एप्पल ने बना के दिया है. व्हेन दे गेट अप दे स्टार्ट विद देयर वॉच. व्हाटएवर दे डू इन लाइफ देयर इज अ एप्पल प्रोडक्ट व्हिच कनेक्ट्स देम. तो उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम बेच के रखा है एंड उन्होंने इतना प्रोडक्ट डंप करके रखा है एप्पल का यूएस के अंदर कि लोग आसानी से दूसरे ब्रांड के ऊपर मूव ही नहीं कर सकते. जस्ट इमेजिन वन प्लस एंड ऑल नेवर वेंट टू यूएस एंड स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग. उनको लगा हम एप्पल का मोनोपोली को ब्रेक ही नहीं कर सकता है, तो जितना पैसा यूएस में एडवर्टाइजिंग के लिए खर्च करेंगे उतने में तो इंडिया कैप्चर कर लेंगे. एंड दे ट्रूली डिड दैट. इफ यू थिंक अबाउट योर ओप्पो, वीवो एंड ऑल थर्ड पार्टीज, आई मीन ऑल चाइनीज एंटिटीज, बराबर है कि नहीं है? दे डिड नॉट रियली टारगेट यूएस मार्केट्स इनिशियली बिकॉज उन्हें पता था उस मार्केट को ब्रेक करना अगर सैमसंग के बस का बात नहीं है तो शायद हमारे बस का बात भी नहीं रहेगा. तो कैन आई से मे बी सैमसंग मेक्स बेटर फोन्स. But if you talk about one geographical market, one company is able to sell more phones than the other company and able to make a lot of premium money against the another company. जबकि इसका फोन बेटर हो सकता है, मेरा फोन शायद बेटर नहीं रहेगा, फिर भी मैं ज्यादा क्वांटिटी बेच पाता हूं, फिर भी मैं बेटर मार्जिन अर्न कर पाता हूं. कैन आई से ये मेरा स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी है या मेरा एक ब्रांड पोजिशनिंग है जिसकी वजह से मुझे एडवांटेज मिलता है अगेंस्ट माय कॉम्पिटिटर. जिसकी वजह से मुझे क्या मिलता है? एडवांटेज मिलता है अगेंस्ट माय कॉम्पिटिटर. इस पोजीशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव. मतलब ये एक पोजीशन है जो एक कंपनी अचीव कर लेता है कि अगर अब वो कुछ गलत ना करें और कुछ बहुत अच्छा ना करें तब भी वो बेटर परफॉर्म करते रहेगा देन द कॉम्पिटिटर. मतलब इट्स अ पोजीशन, इट्स अ कंट्रोल इन द मार्केट जिसकी वजह से मेरे पास में अभी भी बेहतर मार्जिन्स रहेंगे, अभी भी बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा इन कंपैरिजन टू माय कॉम्पिटिटर. दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फ्रॉम अ वेरी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू. ऑनेस्टली इसको और समझने के लिए पहले एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, कोर कॉम्पिटेंसी, जो हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी ये सब क्यों बताया सर? क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, इट विल हेल्प यू टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. खत्म हो गया. नोटबुक में जाइए, अंडर ऑब्जेक्टिव्स राइट डाउन पॉइंट नंबर 1 मीनिंग. मैं आपने पहले पॉइंट में डेफिनेशन लिखा, नंबर 2 लिखा आपने ऑब्जेक्टिव्स. 2 ऑब्जेक्टिव लिखने वाले हैं. राइट डाउन द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट. Strategic management can be used to create competitive advantage. Can be used to create competitive advantage for the organization. Competitive advantage for the organization so that competitive advantage for the organization so that organization is able to outperform against its competitors. Organization is able to outperform against its competitors.
ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू आउट परफॉर्म अगेंस्ट इट्स कॉम्पिटिटर्स। मतलब सर हम शायद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से एक ऐसा पोजीशन क्रिएट करने में हेल्प करेंगे जिसकी वजह से एक कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में क्या कर पाएगा, आउट परफॉर्म कर पाएगा, मतलब बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। ये पोजीशन क्रिएट करने के लिए कैन वी यूज अ प्रोसेस कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? यस। सो कैन आई से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के दो मेजर ऑब्जेक्टिव हो गए। मेजॉरिटी बिजनेस ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना चाहता है। आप रियलाइज करेंगे यहां से आगे वो पूरे सब्जेक्ट में बिजनेस का एक ही सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मानेगा। प्रॉफिटेबिलिटी, वेल्थ क्रिएशन सब एफएम के लिए हो गया। यहां वो एक ही ऑब्जेक्टिव बोलेगा, यू वांट टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या अचीव करना है? कॉम्पिटिटिव। बिकॉज इफ यू हैव एन एडवांटेज अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर यू विल सर्वाइव फॉर लॉट ऑफ ईयर्स, एंड इफ यू सर्वाइव फॉर लॉट ऑफ ईयर्स यू विल एंड अप मेकिंग लॉट ऑफ वेल्थ एनी विच वेज। सो वेल्थ बोलने का जरूरत ही नहीं है। अगर मैं धंधे में सबको बीट कर पाएगा, कंसिस्टेंटली बिजनेस रन कर पाएगा, तो इवेंचुअली आप प्रॉफिटेबिलिटी, वेल्थ सब क्रिएट कर ही लेगा। इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वर्ड लिटिल बिट क्लियर टू यू? यस और नो? अब सेकंड वाला पॉइंट आप पढ़िए जरा खुद से मेरे साथ में, फिर डिस्कशन करेंगे, फिर लिखेंगे। आपने शायद स्कूल में, ओसीएम में, बिजनेस स्टडीज में कहीं ना कहीं सुना होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। अरे यस और नो? बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज नेवर कांस्टेंट। यस और नो? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करेगा कि भाई एनवायरनमेंट में बदलाव आ सकते हैं, तो बिजनेस कैसे कोप अप करेगा इन चेंजेस के साथ में जो एनवायरनमेंट में आ सकते हैं। बिकॉज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विल फोर्स यू कि आप वापस से सोचिए आज आप किधर अच्छा गए, किधर बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। कोई बात बोलता हूं, कभी आपने खुद के ऊपर स्वॉट एनालिसिस लगाया है? और छोड़ दो, SW किया है क्या? सिर्फ स्ट्रेंथ वीकनेस स्कूल लेवल पे किया होगा, मेरे को ऐसा लगता है। बी ऑनेस्ट, हाउ मेनी ऑफ यू एवर थॉट कि व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माय वीकनेसेस? बी ऑनेस्ट। ओके, नाउ डिड यू एक्चुअली वर्क ऑन दैट? सिर्फ आपने डिफाइन किया फिर आप छोड़ दिया होगा, आई एम श्योर। लाइक वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली एक्ट ऑन इट, वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली एक्ट ऑन इट। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने सीए चूज करने से पहले अपना स्ट्रेंथ वीकनेस ढूंढा था? अच्छा, मैं नहीं पूछना चाहता, बट हाउ डिड यू गाइस चूज दिस कोर्स? हो गया क्या बस ऐसे आगे कहीं से? तो या मेडिकल कॉलेज नहीं मिला तो इसलिए इधर आ गया। अच्छा, और कोई ऐसा मतलब कोई रैशनल आदमी से सोचा मेरे को ये करना है, प्लान बनाया, पाथ बनाया? हाँ, एक सेकेंड, अरे मेरे को जस्ट 1 मिनट, अरे आई विल कम बैक एंड फिनिश, डोंट वरी। हाँ, राइट डाउन पॉइंट नंबर बी। आई हर्ड इनफ फॉर द डे। तुम रियलाइज करोगे मैं कुछ चीजों पे रिएक्ट ही नहीं करेगा। आई बिलीव नॉट रिएक्टिंग इट सेल्फ इज अ इंडिकेशन टू द अदर पर्सन। जाने दीजिए। ऑनलाइन पब्लिक, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, एकदम सही है, बहुत अच्छा है। हाँ, फिजिक्स डिफिकल्ट था ना, आई अंडरस्टैंड, वेरी नाइस। हाँ, साइन करने का पैसा मिलता है, ओके। कम बैक अंडर ऑब्जेक्टिव्स, राइट डाउन ऑब्जेक्टिव नंबर 2। मैंने तुमसे डिस्कस ही नहीं करा, तुमको बताने का है, समझ लिया मेरे को। अंडर ऑब्जेक्टिव राइट डाउन पॉइंट नंबर 2, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैन गाइड द कंपनी सक्सेसफुली। Objective number 2, strategic management can guide the company successfully, through all the changes in the business environment. Through all the changes in the business environment. मतलब सब बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, बदलाव आते जाएंगे। अगर आप जेन्युइनली चाहते हो एज अ बिजनेस, वी आर एबल टू adapt ourselves properly with these changes and we are able to make the best out of these changes. Obviously changes हर बार थ्रेट नहीं होते, चेंजेस हर बार अपॉर्चुनिटी नहीं होती, बट आपको पता होना चाहिए कब उन चेंजेस में से अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लॉइट किया जाए एंड थ्रेट से अपने आप को बचा के रखा जाए। अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस आपको इसमें हेल्प कर सकता है तो एज अ बिजनेस आपको काफी फायदा होगा। इसीलिए बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है, एक और तरीका
है जिससे वो बिजनेस को हेल्प करता है, वो बिजनेस को नेविगेट करने में हेल्प करेगा इवन दो बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनेमिक। ये दो सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने लिख के दिए हैं। यू स्पेंड 2 मिनट्स, रीड द मीनिंग वंस अगेन, रीड बोथ द ऑब्जेक्टिव्स वंस अगेन। मेरे हिसाब से अगर आप कीवर्ड्स ढूंढ लें, ढंग से समझ लें, तो आप आराम से लिख पाएंगे। स्पेंड 2 मिनट्स, रिवाइज दिस, वी विल गो नेक्स्ट। जल्दी से पढ़िए। जाने दो। एक बच्चा बोलता सर हमें फेस टू फेस वालों की आवाज क्यों नहीं आती? मैं बोल रहा हूँ अच्छा है, नहीं आती। इतना ही बोलना चाहता हूं मैं। जाने दो। डिड यू रीड दिस? डिड रीड द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड 2 ऑब्जेक्टिव्स? आर यू कंफर्टेबल विद दिस मच? कोई डाउट लग रहा है आपको? पक्का? अब देखो आई से आपसे 4 मार्क के लिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोलता हूं। इधर 4 मार्क का क्वेश्चन पूछने में मजा नहीं आएगा यार, क्योंकि 4 पॉइंट वो कैसे ढूंढेगा, कैसे चेक करेगा। नॉट कंफर्टेबल। आगे आइए। कैन यू सी वर्ड इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस? या देखो मस्त पॉइंट्स मिलेंगे बहुत सारे। तो ऐसे मस्त 4-5 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। फिर आएंगे लिमिटेशंस, उधर फिर से वापस पॉइंट्स आएंगे। तो कहना ऐसे उनको क्वेश्चन पूछने में मजा आएगा। तो हमें डिस्कस करना है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस क्या है एंड लिमिटेशंस क्या है। पहले नेगेटिव शुरुआत करते हैं, तुम्हारा फेवरेट काम है। लेट्स स्टार्ट विद लिमिटेशंस। हेडिंग देखिए क्या बोलता है, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब थोड़ा आई से के हिसाब से सोचिएगा। आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो समझ में आ चुका है, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग राइट? अकॉर्डिंग टू यू इस प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम्स है? अरे क्या प्रॉब्लम्स आपके हिसाब से? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो प्रोसेस था, क्या प्रोसेस था? वेयर आर वी, वेयर वी वांट टू बी, विजन, मिशन, स्ट्रैटेजी, चॉइसिंग, चूजिंग अ स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग, इवैल्यूएटिंग। इस प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या है? टाइम लग जाएगा। ऐसा फ्यूचर के बारे में, और फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, ऐसा है ना? हाँ ओके। और कुछ क्या होगा? इफेक्टिव होगा कि नहीं, फायदा होगा कि नहीं होगा सर नहीं पता। ट्रायल एंड एरर मेथड जैसे साउंड कर रहे हैं। अच्छा, तुम लोग को मजाक लग रहा है कंसल्टिंग का? ट्रायल एंड एरर बोलते हो। एनीवन एल्स? कोई डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस? नेगेटिव सोचने का कुछ तो सोचो। नॉट ऑलवेज राइट, कैन बी कॉस्टली, वेरी नाइस। तुम भी बोलो कुछ तो। अरे लिमिटेशन सोचने का, हाँ। बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनेमिक, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। तो ऑब्वियसली हम आज अप्लाई करेंगे, बट एनवायरमेंट तो बदल सकता है। हाँ, अनसर्टेनिटी, अरे वही डायनेमिज्म। आगे बढ़ो। कुछ और बचता है क्या तुम्हारे पास में? कुछ नहीं। आईसीआई के 2 पॉइंट तो बीकॉम लेवल है। कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है। कॉस्टली क्यों है? सॉरी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नेवर फुल प्रूफ। व्हाट इज फुल प्रूफ? नहीं, व्हाट इन लाइफ इज फुल प्रूफ? कैन यू जस्ट टेल मी, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल कि ये चीज फुल प्रूफ होती है? एक 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 अरे रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, हम जैसा प्लान कर रहे हैं वैसा ना हो, हम जैसा प्लान कर रहे हैं वैसा ही हो। अरे फिर से अनसर्टेनिटी पे आ गया। अरे वो हम डिस्कस कर चुके हैं 5 बार। तेरे को वही बोलने का, बस अलग शब्द में बोलने का है। तू मुझे उल्टा बता, ऐसा क्या होता लाइफ में जो फुल प्रूफ है? क्या? 10th? गलत मत समझना, अच्छा हुआ। चलो जान दो। हाँ, तुमको बुरा लग जाएगा यार। मैं भी नहीं 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 नहीं, नहीं। एक तो वैसे भी शाम को 6:30 तक बिठा रहा हूं, ऊपर से बोलते बेइज्जती भी करता है।
अच्छा एक सेकेंड, हाँ ओके, इट्स डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट व्हाट योर कॉम्पिटिटर इज थिंकिंग, ओके या बच्चा बोल रहा है, पॉइंट अच्छा है, सुनो मेरा बात, इधर से कोई रिलेशनशिप नहीं है। बच्चा जो बोल रहा है वो मैं अज्यूम कर रहा था, आप अज्यूम करके जा रहे हो, ठीक लग रहा है आपको। लेट्स से आई एम आईटीसी। अब अगर मैं आईटीसी हूं, मेरे पास में 10 अलग अलग बिजनेस है, टबैको बिजनेस है, पेपर बिजनेस है, होटल बिजनेस है, टेक्नोलॉजी बिजनेस है, एफएमसीजी बिजनेस है, बराबर है कि नहीं है? एंड आई से वन स्ट्रेटजी इज नॉट राइट फॉर ऑल बिजनेसेस, ये तो तुमको मालूम ही है ना। सो वन अप्रोच इज नॉट राइट फॉर एवरीथिंग, यू विल नीड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर एवरी बिजनेस। अरे यू विल नीड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर एवरी बिजनेस। फॉर एफएमसीजी स्ट्रेटेजी विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल यीपी नूडल बिकता ही नहीं है, तो सिगरेट के साथ में कितना बेचू यीपी नूडल, तभी थोड़ी बिक जाएगा। अरे और मेरा सिगरेट बहुत बिकता है ना यार, इफ आई एम आईटीसी, बराबर है कि नहीं है? क्लासमेट रजिस्टर तो बिकता ही है मेरा, बट क्लासमेट रजिस्टर और यूपी नूडल साथ में नहीं बिक सकते हैं। तो यू कैनॉट ऑलवेज मेक अ कॉम्बो, यूर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो इन अ बिजनेस हो सकता है कोई प्रोडक्ट बढ़िया चल रहा होगा, उसके लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डेफिनेटली अलग रहेगा। जो ऑब्वियसली बढ़िया नहीं चल रहा है उसके लिए अप्रोच अलग रहेगा। तो ये लिमिटेशन नहीं है, ये तो रादर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही है, दैट इट कैनॉट बी अप्लाइड एज इट इज टू द एंटायर कंपनी, इट शुड बी अप्लाइड एज इट इज फॉर वन बिजनेस, फॉर वन सेक्टर। तो ये लिमिटेशन नहीं है बेटा, कुछ नहीं यार, सिंपल से 4 पॉइंट लिख के दिया है ने, पहले 2 तो यूजलेस ही है। एक बोलता है पूरा प्रोसेस ना बहुत कॉस्टली है, क्यों कॉस्टली है? वेयर आर वी, कैसे पता चलेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा। वेयर वी वांट टू बी रिक्वायर्स थिंकिंग, अरे सही स्ट्रेटेजी को चूज करना, इंप्लीमेंट करना, उसे इवेल्युएट करना, इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। यू नीड टू हायर एक्सपर्ट्स, यू नीड टू हायर कंसल्टेंट्स, एंड हायरिंग कंसल्टेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग। अब सर कॉस्टली तो इसलिए क्योंकि आपको बाहर के लोगों का हेल्प लेना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका कोर बिजनेस है प्रोडक्ट बनाना, तो मेरे को एवरीडे बेसिस पे आके ये प्रोडक्ट तो बनाना ही है। साथ साथ में आप बोलते हो मुझे ये भी सोचना है इस प्रोडक्ट को बेहतर कैसे बनाएं, इस प्रोडक्ट को बेहतर मार्केटिंग कैसे करें। तो आप जब मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये काम तो करना ही है, इसके साथ साथ में ऐसे एडिशनल स्टेप्स भी लेने हैं जिससे हमारा बिजनेस इंप्रूव भी हो जाए, तो ये एक्सपेक्टेशन इज ओवर एंड बियॉन्ड आवर नॉर्मल वर्किंग एनवायरमेंट। तो इसीलिए ये एक एडिशनल टाइम कंजम्पशन माना जाता है, थोड़ा एक एडिशनल चैलेंज माना जाता है। क्या होता है बच्चों, अभी आपको ऐसा लग रहा है, बट रियलिटी में व्हेन यू जॉइन अ कंपनी देयर इज सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू एंड दे गिव यू अ डेजिग्नेशन एंड दे टेल यू कि आपको ये काम करना है, बराबर है कि नहीं है? आपको वो काम मतलब एग्जीक्यूशन करना है। अब वो एग्जीक्यूशन के साथ में अगर वो मुझे बोले आपको इसके बियॉन्ड ये भी सोचना है इंप्रूव कैसे करेंगे, डोंट यू थिंक इट विल रिक्वायर एडिशनल टाइम, इट विल रिक्वायर एडिशनल एफर्ट्स। तो नॉर्मली सेम लोगों के ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। इसीलिए आजकल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर्पस के लिए वी हैव सेपरेट सेट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, वी हैव अ सेपरेट सेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑल टुगेदर। अर्लियर सेम लोगों से एक्सपेक्टेशन था कि वही लोग ये काम करने वाले हैं, अब इस काम का इतना वैल्यू बढ़ गया है कि नाउ वी हायर कंसल्टेंट्स, वी हैव इन हाउस डिपार्टमेंट्स। लाइक फॉर एग्जांपल, जस्ट FYI, ITC has a internal department for the purpose of internal audit. The department is called as internal audit function or department. जो हम पढ़ते हैं ना सेक्शन 138, वो हायर नहीं करते, उनके पास खुद का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, क्योंकि उनके पास में इतने बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है, इतने अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं कि वो एक कंसल्टेंट भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। उनको इन हाउस 50 लोगों को हायर करना पड़ता है क्योंकि उनके पास इतने बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? जैसे बिजनेस का स्केल बड़ा होते जाता है, हमारे लिए ये वैल्यू एडिशन वाली चीजें इंपॉर्टेंट होते जाती है। इसीलिए मतलब है बड़े कंपनी के लिए ये अफोर्डेबल रहेगा, स्मॉलर कंपनी के लिए ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस बन जाएगा, बहुत टाइम वेस्टेज वाला प्रोसेस साउंड करना शुरू कर देगा। इफ यू आर अ बिगर कंपनी यू विल लाइक सच थिंग्स, स्मॉलर एंटिटीज विल नॉट रियली लाइक देम। डू यू अंडरस्टैंड टू लिमिटेशंस? आइए मेरे साथ में लिमिटेशंस को पढ़िए। इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 1.6। कैन यू सी लिमिटेशंस? 4 पॉइंट रहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 2। रीड कीजिए मेरे साथ में आराम से। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। पेज नंबर 1.6। आर यू देयर गाइस? देखो बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है, जहां पर कोई दिक्कत नहीं है ना, वो आपको पढ़ के आराम से समझ में आएगा और आप यहां पर आराम से लिख भी पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
organizations spend a lot of time in preparing एंड कम्युनिकेटिंग द स्ट्रेटेजी, जिसकी वजह से हमारे जो डेली ऑपरेशंस होते हैं उनको वो इंपीड करेंगे, मतलब नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे। मतलब रूटीन बिजनेस भी करना है, आपका नया स्ट्रेटेजी भी इंप्लीमेंट करना है, तो रूटीन बिजनेस के ऊपर थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। आप हर दिन आके बोलेंगे आपको 2 घंटा एडिशनल डिवोट करना पड़ेगा नई स्ट्रेटेजी के लिए, तो हमारा एग्जिस्टिंग काम भी डिले होते जाएगा। इसीलिए नॉर्मली इसको टाइम कंजम्पशन वाला एडिशनल चैलेंज माना जाता है कि हमें एग्जिस्टिंग काम के साथ साथ में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी अगर इंप्लीमेंट करना है, इट विल एक्चुअली बी अ एडिशनल टोल on our resources. Planning and strategizing are important, but putting them into action is where the actual success lies. कुछ तो फालतू फेंक दिया उसने, कुछ नहीं। वो बोलता है सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता है, आपको इंप्लीमेंटेशन करना। अरे कल बताया था ना, सिर्फ प्लानिंग, अरे ओनली स्ट्रेटेजी इज नॉट गुड, स्ट्रेटेजी विद मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन। उसको लिखना पहले लाइन में ही था कि टाइम कंजम्पशन होगा, रूटीन बिजनेस के अंदर नेगेटिवली इंपैक्ट आएगा। पॉइंट नंबर ए में काम खत्म हो गया था, बी उसने अपने हिसाब से लिखा है। मस्त एग्जांपल देनी चाहिए, कुछ कुछ फालतू एग्जांपल दिए, पढ़ो जरा तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे लिए लिखा है। सिमिलर टू अस स्टूडेंट्स, ये तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग व्हाट टू स्टडी, from where to study, and at what time of the day to study consumes so much of our actual time that we are almost exhausted. ये मैंने नहीं, ICI ने लिखा है। इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है स्ट्रेटेजिक में, बकवास है ये। तुम बोलोगे नहीं नहीं तो यार थिंक, ये सिलेबस बनाया नहीं है कि हम बहुत स्मॉल स्केल पे सोचें। दिस इज मेड फॉर कॉन्ग्लोमेरेट्स, दिस इज मेड फॉर बिगर एंटिटीज। हम यहां पर BCG मैकेंजी के प्रिंसिपल्स लगाने वाले हैं, ये नहीं सोच सकते हैं। तुम BCG मैकेंजी के इंटरव्यू में जाओ, प्रॉब्लम बोलो, नहीं नहीं हम ये जो टाइम वेस्ट कर देते हैं ना, ये यू नो हाउ स्टूपिड दिस विल साउंड, यू अंडरस्टैंड दिस। सिमिलरली इन बिजनेस, इफ वे टू मच टाइम इज स्पेंट ऑन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेटिंग, इट मे नॉट बी फ्रूटफुल। बकवास। क्या मेरे को ऐसा एग्जाम्पल वगैरह लिखने का जरूरत है क्या? ना, कुछ फायदा नहीं है। प्रॉपर एक मतलब आना चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और एक सेंटेंस लिखना आना चाहिए। इफ यू कैन राइट दैट मच, सफिशिएंट। इज दैट क्लियर टू यू? डू यू अंडरस्टैंड लिमिटेशन नंबर 2? रीड लिमिटेशन नंबर 3। इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एड्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। सेंटेंस खत्म। एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स को हायर करना पड़ेगा, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। थोड़ा ऐसा याद आ रहा है क्या, इंटरनल एक्सटर्नल? तो आपको ऐसा कभी स्कूल में पढ़ाया होगा, माइक्रो फैक्टर्स, मैक्रो फैक्टर्स, ऐसा कभी सुना है क्या? जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, सुने कभी? सुने क्या ऐसा? घबराओ मत, आपको रेफरेंस के लिए एक बात बता रहा हूं, आपको बहुत बुरा लगने वाला है। 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। अगर कुछ बच्चों ने थोड़ा बहुत BCK पढ़ा होगा, तो वहां पे एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2। आपको बताओ मैं क्या हुआ आपके साथ में? सुनो, सबसे पहले ये चैप्टर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में था इंटर में, उसको वहां से हटाया, उसको BCK में ऐड किया, BCK चैप्टर नंबर 2, फिर BCK डिलीट किया, तो वो चैप्टर को फिर से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में लिखा है। अरे बात समझ में आया है क्या? मतलब आपका डबल बेनिफिट है, आपको वापस से पेस्टल एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, वापस से माइक्रो डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पेस्टल एनालिसिस। दिख रहा है कैसा? सुना है क्या आपने? पेस्टल मैट्रिक्स अगर आपने सुना है तो दिस इज ICAI फॉर यू। मतलब ब्रिलियंट न्यू सिलेबस, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? जो इंटर का था वो फाउंडेशन, फाउंडेशन से फिर इंटर, इंटर से इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, फाउंडेशन, अगली बार फिर इंटर। ऐसा मेरे को नहीं लगता है, दिस इज नेवर स्टॉपिंग। अच्छा, ये शुरुआत आज नहीं हुआ है, ये मेरे साथ तो हमेशा से होता है। वाई? एक ओरिजिनली फाइनल में सब्जेक्ट था IT के ऊपर, इसका सबसे पहले फाइनल में सब्जेक्ट था, वो खत्म किया, सबको लगा इसका गया, एज इट इज EIS बन के इंटरमीडिएट में आ गया। उन्होंने क्या किया, ओरिजिनली इंटर का IT जो था उसमें 2 चैप्टर थे, फाइनल के इसका में 4 चैप्टर थे, उनको उठाया,
इंटर में ऐड कर दिया, उधर से डिलीट, उनको लगा सब्जेक्ट गया, गया नहीं, नीचे आ गया। समझा क्या मेरा बात? फिर अब उन्होंने ईआईएस को डिलीट किया, तो कुछ पार्ट थोड़ा सा ऑडिट को दे दिया, थोड़ा पार्ट किसको दे दिया, और थोड़ा पार्ट जब तुमको सरप्राइज पता चलेगा 1.5 साल के बाद में सीए फाइनल में, जब आप एफआर पढ़ने के लिए जाओगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो उधर भी क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाएगा। मतलब जो ईआईएस था वो एफआर में चले गया एट अ सीए फाइनल लेवल। एफआर इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अरे समझ में आया क्या? क्या ऐसा होते रहता है? यस। इसके लिए बस आपको हर लेवल का सिलेबस पता होना चाहिए, तो पता चलता है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। जाना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या पढ़ना है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। लेट्स रीड। ओह वेरी टफ। आ जाओ आ जाओ सर। बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा। वी नीड टू हायर लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स, क्योंकि उसको इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा। और देखो, दिस कैन बी रियली कॉस्टली फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास में क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है। दे टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बड़े कंपनीज के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉलर बिजनेसेस के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन साउंड टू बी अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। डू यू अंडरस्टैंड दीज 2 पॉइंट्स? सेम लास्ट में वही चीज रिपीट करेगा। इट विल रिक्वायर एक्सपर्ट्स एंड एक्सपर्ट्स आर कॉस्टली। ओके, देयरफॉर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैन। पर ठीक लग रहा है क्या? अरे ठीक लग रहा है क्या? नोटबुक में जाइए, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग। नोटबुक में जाइए, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग। हमने आज लिखा मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उस पर 2 पॉइंट खत्म हो चुके हैं। अगला हेडिंग लिखिए, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक बात बोल रहा हूं, एसएम में जब भी लगे, लैंग्वेज बहुत आसान है, एकदम टाइम पास है, बहुत आराम से समझ में आ रहा है। दैट इज वेयर अकॉर्डिंग टू मी तुम थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन वीक करना शुरू करोगे, और आईसीआई को उधर ही परेशान करने में मजा आएगा। आपको मैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, कैसे वो आपको परेशान कर सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के अंदर भी। इसीलिए जितना आसान लगे फिर भी चुपचाप पढ़ते जाने का, फिर भी चुपचाप लिखते जाने का। तुम एक बात सोचो ना, इजी सब्जेक्ट है, तुमको क्यों ही लिखवाना चाहिए? ऑलरेडी मॉड्यूल का समरी मैंने लिख करके दिया है। व्हाई शुड आई मेक यू राइट अगेन? सो दैट यू एटलीस्ट गेट सम कंफर्ट हाउ डू आई राइट इन द पेपर। अदरवाइज यू जस्ट कीप डूइंग द रीडिंग पार्ट। डू यू गेट माय पॉइंट? 35 मार्क के लिए लिखना पड़ेगा, 15 मार्क का एमसीक्यू आएगा। अरे समझ रहा ना बेटा? कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको, अदरवाइज बहुत चैलेंजिंग बन जाएगा आपके लिए। आप बहुत जनरल लिख के आएंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर मार्क्स। आर यू गेटिंग दिस? And then you will not understand what to blame, FM or SM. Anyways, let's continue. Limitations of a strategic management. मेरे को लगता है ये लिमिटेशन आप होमवर्क में लिख सकते हो, ऐसा लग रहा है मेरे को। ऐसा लैंग्वेज बहुत आसान है यार, ये आसान है यार। लिमिटेशन होमवर्क में लिख सकते। अरे कल छुट्टी है तुमको, संडे वैसे भी। अरे कल का होमवर्क मतलब एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है यार, लिमिटेशन तो लिख सकते हो यार। अंडर लिमिटेशंस पॉइंट नंबर ए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अंडर लिमिटेशंस पॉइंट नंबर ए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। डैश करके लिखो, ये हेडिंग था। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, डैश करके लिखो। ऑर्गेनाइजेशंस, कोई बात नहीं है, लिखो। ऑर्गेनाइजेशंस need to spend a lot of time. Organizations need to spend a lot of time in planning. Organizations need to spend a lot of time in planning and communicating. In planning and communicating new strategies. Planning and communicating new strategies, comma, this may impact negatively. This may impact negatively to the entity's routine business operations. Negatively to the entity's routine business operations. May impact negatively to the entity's
रूटीन बिजनेस ऑपरेशंस। कुछ नहीं, ये बोल रहा है आपको टाइम ज़्यादा लगेगा नए स्ट्रेटजीज को प्लान करके कम्युनिकेट करने में। इस वजह से आपके जो डे टू डे बेसिस के रूटीन ट्रांजैक्शंस है, काम करने के ऑपरेशंस है, उनको शायद क्या इंपैक्ट आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। इसीलिए ये एक लिमिटेशन है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाना हर कोई चाहता है, बट एक्चुअली में एग्जिस्टिंग जो काम है हमारे डे टू डे बेसिस पे, उनको शायद इंपैक्ट आ जाएगा। फॉरगेट अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, when you go to a client place for your statutory audit, they don't like you. You know why? The reason being, उसको बोलता है मेरे को जब हायर किया था, I am part of a purchase department. I was not hired for the purpose of auditor. I was hired to work or do my job in purchase department. And in my day-to-day job, suddenly एक दिन auditor आता है, बोलता है मेरे को ये evidence चेक करने का काम। तो एविडेंसेस मांगने के लिए परचेस डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो आप लोगों से इंक्वायरी करोगे कि नहीं करोगे? वो बोलता है मेरे को हायर तुझे आंसर क्लियर करने के थोड़ी किया था, मुझे हायर तो अपना काम करने के लिए किया था। पीपल डू नॉट इवन लाइक टू रेस्पॉन्ड टू ऑडिटर। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो एक एडिशनल काम करना हो गया बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, इसके लिए तो और एडिशनल एफर्ट लगेगा। ऑडिटर को रिप्लाई करने में तो दिमाग ही नहीं लगाना है, उसको बोलना है वो इनवॉइस मांगने वाला है, मैं निकाल के दे देगा। वो क्वेश्चन पूछेगा, मेरे को पता है उसका आंसर देने का है। पर यह भी माना जाता है कि आप मेरे रूटीन नेचर के काम को इंपैक्ट कर रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या होता है, इसके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स का पैसा नहीं मिलता है। इसके लिए उन्हें यह फायदा नहीं मिलता है कि चलो आज ऑडिटर के साथ आप 2 घंटे बैठे थे तो आपने अगर आपका दिन का काम नहीं किया तो चल जाएगा। आपको अपना डेली रूटीन जो है वो तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते हैं। तो एक्चुअली में साउंड्स वेरी सिंपल, बट इन रियलिटी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम लोगों को देना इज अ वेरी चैलेंजिंग एस्पेक्ट, एंड बहुत सारे लोग शायद इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी देते हैं। ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है। रादर बच्चों, जब आप भी एंटर करोगे, एक वर्ड होता है अट्रीशन रेट। क्या वर्ड होता है? अट्रीशन रेट इज अ रेट एट विच पीपल लीव एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर हम बोलते हैं कंपनी का अट्रीशन रेट ज्यादा है, मतलब यहाँ पे बहुत कम लोग टिकते हैं, बहुत जल्दी लोग एग्जिट कर जाते हैं। बहुत जल्दी लोग क्या कर जाते हैं? एग्जिट। अट्रीशन रेट इज वेरी वेरी हाई। हमने 99.7% ऑफ योर 5 बिलियन, याद आ रहा है क्या? S&P 500 याद है क्या आपको? हमने कल आपको ऑडिट में बताया था that the audit fees component is more than $5 billion. You remember that? And 99.5 or 7% is being earned by only 4 firms. These 4 firms have the highest attrition. Those 4 firms have the highest attrition. मतलब वो 4 फर्म में सबसे कम टाइम तक लोग टिकते हैं, बहुत जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। You know why? Because there is a constant deadline pressure. आपको लाइफ बहुत आसान लग रहा है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जितना ज़्यादा अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन से पैसा मिल रहा है, आपसे एक्सपेक्टेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाएगा। मतलब ऐसा मान के चलिए, द मोर अमाउंट ऑफ मनी इज हिटिंग इन योर बैंक अकाउंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन जनरल, इफ यू आर इन दी यू कैन से एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, मतलब यू आर नॉट द बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर का जिंदगी भी आसान नहीं होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट स्टिल इफ यू आर लेट्स से वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन विद अ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट एट द सेम टाइम आपसे जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे। इतने ज्यादा कि नॉर्मली अजम्पशन है कि आपकी जो कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन होगा। कभी भी आपके कैपेबिलिटी से नीचे एक्सपेक्टेशन नहीं होता, इट इज ऑलवेज मोर, सो यू ऑलवेज अंडर परफॉर्म। I repeat, so you always underperform. So you are under a constant stress कि actually मेरे से जो expectation है वो तो मैं meet ही नहीं कर पाएगा। You understanding this? And this will be a constant reminder. बहुत rarely ऐसा होता है because the world has become very very competitive, very very competitive. Just imagine वो 4 फर्म को 99% मार्केट से रिटेन करने के लिए कितना एफर्ट डालना पड़ता होगा। बहुत आसान है बोलना that they have a 99% market share in S&P 500. You know what I'm talking about, right? But वो रिटेन करने के लिए कितना एफर्ट लेना पड़ता होगा उनको। यस, अपने बीच में according to me by the end of 2024 Deloitte will be the first company in the world, I'm talking about the accounting and financial services world, जिसने रियलाइज कर लिया है ऐसा बहुत सारा नया जनरेशन का लोग है, वो बोलता है मेरे को टारगेट्स ही नहीं चाहिए लाइफ में। मतलब इफ आई डोंट गेट प्रमोटेड इन एवरी 2 ईयर आई एम फाइन, इफ आई डोंट गेट प्रमोटेड इन एवरी 2 ईयर आई एम फाइन। तुम नहीं हो उस ब्रीड का, मैं जानता हूं, बट एक्चुअली में ऐसा बहुत सारा लोग है इन यंगर जनरेशन जो बोलता है यू गिव मी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी बट यू गिव मी मोर टाइम टू लिव। आई रिपीट, यू डोंट गिव मी लॉट ऑफ इंक्रीमेंट बट यू गिव मी मोर नंबर ऑफ आवर्स एवरी डे फॉर माई सेल्फ।
So I will not work for 15 hours, 18 hours. You're understanding my point. I'll work for only 8 to 10 hours. You give me less money, I'm fine with this. पहली बार कंपनीज एक नया रास्ता बना रहे हैं. आज तक कैसा होता है? इट वर्क्स लाइक दिस. आपने एक पाथ ज्वाइन किया. Let's say you are an assistant manager. After this you become a manager. After this you become a senior manager. बराबर है कि नहीं? फिर you become a assistant director. Then you become a partner. ये प्रोसेस होता है. इस पूरे प्रोसेस में एक्सपेक्टेशन है कि आप हर टाइम काम बढ़ाते जाएंगे और एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाएगा, तब आपको सब्सटेंशियल इनकम भी मिलते जाएगा, डेजिग्नेशन भी मिलेगा. अब वो बोलते हैं लेट्स क्रिएट अ न्यू पाथ जहां पे हम आपसे पूछेंगे ही नहीं आप कितने साल में प्रमोट होना चाहते हैं. यू ज्वाइन एट अ मैनेजर लेवल, यू कंटिन्यू एट मैनेजर लेवल फॉर 10 years. वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम. हम आपसे एक्सपेक्टेशन ही सीनियर मैनेजर का नहीं रखेंगे, एक्सपेक्टेशन ही मैनेजर लेवल का रखेंगे, पर आपको पैसा भी अकॉर्डिंगली मिलेगा. आपको पैसा भी मतलब आपको जंप और इंक्रीमेंट उतना मिलेगा ही नहीं जितना इस, मतलब देयर इज अ टू पाथ. एम्प्लॉय हैज टू चूज, आई वांट टू बी इन दिस पाथ और दैट पाथ. तुम सोचेगा अभी हु इज गोइंग टू चूज दिस पाथ. आई एम टेलिंग यू लॉट ऑफ पीपल विल. Things have changed, understand this, and people realize it during COVID that life is actually uncertain. You get my point? And you know, when you read more and more blogs, because of more number of us sitting in the offices, more number of your clock hours looking at a laptop, आपके लिए हेल्थ के जो हैजार्ड्स वो बढ़ते जा रहे हैं. And lot of people realizes that actually मेरा लाइफ का चॉइस यहाँ था ही नहीं जाने का. मेरा लाइफ का चॉइस विद सर्टेन एक्सपेक्टेशन था, और वो अगर एट अ मैनेजर लेवल फुलफिल होता है, I want to live and I want to work. I'm not saying I don't want to work, but I want to work with my own terms and conditions. Okay? There's nothing wrong about this. But it has taken so many years for companies to realize that there are people like that. Because just imagine, someone who is like this is forced to go through this. वो क्या करेगा? छोड़ देगा. वो क्या करेगा? एग्जिट करेगा. वो एग्जिट करते जाएगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इसीलिए अट्रिशन बढ़ता है. फाइनली इतने सालों का एनालिसिस उनको बोल रहा है, सम पीपल आर जस्ट नॉट हैप्पी विद द प्रोसेस व्हाट यू हैव. They want to continue with you, but they don't like the process of growth what you are suggesting them. So give them a newer process. I don't know whether you're understanding this. Lot of companies across the world will adapt this because actually में day by day competitive scenario तो बढ़ते ही जाएगा. But आप अगर notice करेंगे वो जो work life balance है, जो आपका mental well-being वाला part है, वो आज तक compromised था. अब थोड़ा लोग vocal हो रहे हैं. People are taking it very very seriously, and because of which maybe there can be changes in how structures actually work. Do you get this? Very nice. Let's come back. आपने पहला point लिखा, that is called as strategic management is a time consuming process. I'm sorry I ate 5 minutes of yours. Number 2, अरे कभी कभी carried away हो जाता है मैं. Number 2, strategic management is a costly process. Strategic management is a costly process. Dash करके लिखिए. Strategic management is a costly process. Dash करके लिखिए. Strategic management may add a lot of expenses. For the organization. Since they need to engage or hire. Since they need to engage or hire experts for the purpose of environmental analysis. And designing and implementing new strategies.
मतलब सर आपके लिए एक्सपेंसिव प्रोसेस हो सकता है, आपको नए एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा। यूज द वर्ड एनवायरमेंटल एनालिसिस, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल अलग अलग टाइप के सारे एनवायरमेंट आगे आ जाएंगे। एट द सेम टाइम नए स्ट्रैटेजी बनाने पड़ेंगे, उन्हें क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये सब चीजें काफी कॉस्टली हो सकती है। फुल स्टॉप, कंटिन्यू करना। देयरफॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, देयरफॉर कंटिन्यू कीजिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, देयरफॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस with limited resources may find strategic management very costly, जिनके पास ऑब्वियसली रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनके लिए प्रोसेस ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली बन जाएगा। कुछ नहीं यार, वो हेडिंग ही अपने आप में सही था, बट क्या है, उसको सेंटेंस को स्ट्रेच करके उनके हिसाब से ढंग से लिखना पड़ता है ताकि आपको एक नंबर मिले। डू यू गेट माई पॉइंट? अदरवाइज टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली। स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 पॉइंट है। आर यू कंफर्टेबल विद दीज 2 पॉइंट्स? थर्ड पॉइंट बहुत बढ़िया है एक्चुअली में, ढंग से पढ़िएगा मेरे साथ में, पहले डिस्कस करते हैं फिर लिखेंगे। सर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बोलते हैं कि यार हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, याद करो 2 ऑब्जेक्टिव लिखिए, पर एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव एक ही होता है। हम अचीव करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब उल्टा सोचो, हर कॉम्पिटिटर का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, टू क्रिएट एंड अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो आपने एनवायरमेंट में बदलाव देखते हुए एक नया स्ट्रेटेजी लगाया, पर आप एक चीज परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। आप एनवायरमेंट को फोरकास्ट कर सकते हो, कस्टमर्स का थॉट प्रोसेस स्टडी कर सकते हो, बट एक चीज को एक्चुअली प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, वो होता है आपके कॉम्पिटिटर का रिस्पॉन्स। वो होता है आपके कॉम्पिटिटर का रिस्पॉन्स। डोंट यू थिंक मिस्टर अंबानी वुड हैव थॉट आफ्टर जियो वोडाफोन आइडिया विल नॉट एग्जिस्ट? He maybe would have thought कि वोडाफोन will exit, बराबर है कि नहीं है, एंड आइडिया विल ऑल्सो एग्जिट, मतलब वो कंटिन्यू करेंगे नहीं, सिर्फ 2 धंधा बचेगा, बराबर है कि नहीं है। बट फिर भी वोडाफोन आइडिया सर्वाइव हो गया ना, बराबर है कि नहीं? अभी भी मतलब स्ट्रगल कर रहा है, बट सर्वाइव हो गया कि नहीं हो गया? यू नो क्यों हुआ सर्वाइव? बिकॉज गवर्नमेंट वॉज अंडर प्रेशर। इफ वोडाफोन आइडिया वुडंट हैव सर्वाइव्ड, द मिस्टेक ऑफ गवर्नमेंट वुड हैव कम आउट इन पब्लिक, बिकॉज यू अलाउिंग जियो टू एक्सप्लॉइट द मार्केट वॉज एक्चुअली रॉन्ग। एंड उससे अगर 2 एंटिटीज खत्म हो जाती और एक ऑलमोस्ट क्लियर 2 ही प्लेयर बचता मार्केट के अंदर, और अगर फिर एक्सप्लॉइटेशन शुरू होता तो बहुत गाली पड़ता। तो गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया को गन रख करके बोला यू हैव टू सर्वाइव। लिटरल टर्म्स के अंदर इफ यू आस्क मी, उन्होंने क्या किया, डेट कंपोनेंट जो चार्जेस थे उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिए। मतलब इनडायरेक्टली जिसकी वजह से धंधा खत्म होने वाला था, उन्हें कंपल्सरी बोला यू हैव टू कंटिन्यू। Are you understanding? उनका मर्जर अप्रूव कर दिया इमीडिएटली। मतलब हर तरीके से अब ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट वांट्स टू सपोर्ट देम। उल्टा सोचो ना, ये हुआ ही किस वजह से? अरे तो इट्स लाइक यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी लिटिल नाइस। तुमने हम लोग को ठोक तो दिया है, समझ रहे क्या मेरा बात? अब उसको उठा रहा है तुम, तो समझ में आया क्या मेरा बात? If you really think about it, government would have lost a very bad ground. उनका हालत बहुत खराब हो जाता, honestly speaking, because taking no action at that time was a very big mistake. Although public will not talk about it because public was getting it free of cost. Are you understanding this? This is something which only strategists will think कि actually में आपने एक इंडस्ट्री को खत्म ही कर दिया पूरा का पूरा. With a new player entering, everyone else went out of business and only one person could survive. That was Airtel. आसानी से बाकी को सर्वाइव करवाया जा रहा है. हो सकता है पिकअप हो जाएगा मे बी इवेंचुअली, बट इफ यू थिंक अबाउट इट शांति से, आप कभी कभी एज ए बिजनेस जो स्ट्रेटेजी लगाते हैं बहुत मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना कि आपका कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करेगा. ये एक तरीके से नेगेटिव माना जाता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको प्रिपेयर्ड करता है, अच्छे से नेविगेट करने में हेल्प करता है, बट एक चीज में हेल्प नहीं कर सकता है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं आपका कॉम्पिटिटर कैसे रेस्पॉन्ड करेगा. थिंक अबाउट टाटा ग्रुप. ये कॉम्पिटिटर से रिलेटेड नहीं है. टाटा ग्रुप व्हेन दे एक्वायर्ड एयर इंडिया, दे थॉट कुछ भी नहीं है, एयर इंडिया है, विस्तारा हमारा खुद का है, मर्ज कर देंगे. अरे बराबर है कि नहीं है? यू नो अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन. एयर एशिया जो है उसमें भी हमारा ही मेजर स्टेक था एक पॉइंट के लिए, उसको भी हम मर्ज कर देंगे, हमारे सबसे बिजनेस चलाएंगे. विस्तारा ही मर्ज नहीं हो रहा उनसे, जो उनका यू नो द रीजन राइट.
बिकॉज आपने जब अलग अलग बिजनेस चलाए थे, अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रोमिस किए थे. नाउ दे आर नॉट कंसिस्टेंट, क्योंकि आपके अलग अलग बिजनेसेस जो हैं उसमें जो लोग हायर्ड हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर हायर्ड है. यू नो दैट इवन टाटा इज स्ट्रगलिंग टुडे टू रन एयर इंडिया. यू नो दैट राइट? ऑल्दो वो बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है, हर तरीके से ट्राई कर रहा है, बट दे आर स्ट्रगलिंग. देयर इज अ सब्सटेंशियल कॉस्ट कटिंग. आई एम टेलिंग यू, आई नो दिस. सब्सटेंशियल कॉस्ट कटिंग मतलब अगर तुम एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता था, दे यूज्ड टू गिव यू अ बैग ऑफ टू मी वंस अपॉन अ टाइम. दे डोंट गिव यू दैट. सो यू आर कटिंग डाउन एक्स अमाउंट ऑन एवरी टिकट because you know making it profitable is going to be a very tough challenge, and you did not get a discount from government while buying it. You don't understand what I'm saying. ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. थर्ड पॉइंट पढ़िए, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स. नोटबुक में जाइए, लिख देते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू अलॉन्ग विद दैट. अंडर लिमिटेशंस, लिमिटेशन नंबर 3, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेस. डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेस. डैश करके लिखिए. इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, डैश करके लिखिए, इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड all organizations are trying, competitive world, all organizations are trying to move strategically, therefore trying to move strategically, therefore it is difficult to estimate, therefore it is difficult to estimate competitors' response, difficult to estimate competitors' response to your business strategies, competitors' response to your business strategies. मतलब आपके हर बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए कॉम्पिटिटर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये प्रिडिक्ट करना क्या है, बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग है. बिकॉज आज कोई भी बिजनेस ट्रायल एंड एरर मेथड पे नहीं चल रहा है. हर बिजनेस बहुत सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहा है. चाहे वो बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है तब भी सोच रहा है कि एक्चुअली में हमने सर्वाइव किससे करने का ट्राई करना चाहिए. एवरी बिजनेस इज थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली. सो यू कैन नॉट थिंक कि आपका स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगा, बाकी लोग कोई दिमाग लगाने वाला नहीं है. एक बार आपने स्ट्रेटेजी लगाया, ये तो वर्क करना ही है, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स विल नॉट रिएक्ट. इन रियलिटी इट डज नॉट वर्क लाइक दिस. इन रियलिटी योर कॉम्पिटिटर्स आर बाउंड टू रिएक्ट. द प्रॉब्लम इज you don't know how they will react. That is why it becomes a limitation of strategic management. Do you understand 3 limitations? Write down number 4, the last one. ये time pass है. Number D is about environment. Environment is highly complex. Environment is highly complex and turbulent. Highly complex and turbulent. Have you heard the word turbulence? Basically आप फ्लाइट में भी जब ट्रैवल कर रहे हो बोलते turbulence है, मतलब इट इज नॉट एक्सपेक्टेड. जैसे हम सोच रहे थे स्मूथ फ्लाइट नहीं आ रहा है, अरे बराबर है कि नहीं है. सिमिलर है, एनवायरनमेंट जो है डायनेमिक है, बदलाव आते जाएगा. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो. यू कैन नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट कि हर बार चीजें वैसी ही होगी जैसे हमने सोची थी. थिंक अबाउट इट. इफ यू आर FII, if you are FII in India, you know FII, right? Foreign institutional investors, बराबर है क्या नहीं है. 6 months back 400 पार. You're understanding my point. You were heavily invested in India. Do you get? फिर धीरे धीरे आपने थोड़े से नंबर्स पढ़ने शुरू किए तो आपको थोड़ा डर लगना शुरू हुआ, तो आपने थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू किया. आपने बेचना शुरू किया, इधर के लोगों ने और खरीदना शुरू कर दिया. I'm talking about Indian stock market. There was a time before COVID, ऐसा बोलते थे FIIs will give a clear direction कि मार्केट किधर जाएगा. If FII is buying, market is bullish. If FII is selling, market is bearish. Exactly opposite हो गया आज. मतलब आफ्टर कोविड FIIs are always miserably wrong. लोग ऐसा उल्टा बोलते हैं. If FIIs are selling, you should buy. If they are buying, we should sell. मतलब जस्ट इमेजिन हम दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं. बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी, जस्ट स्टार्टिंग. हैव यू हर्ड ऑफ मीम स्टॉक्स इन US?
पढ़ा है क्या आप लोगों ने? एक नेटफ्लिक्स पर फाइनल डॉक्यूमेंट्री भी आया था ऑन दिस गेम स्टॉप, देखा है आप लोगों ने? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द गेम स्टॉप सिनेरियो? क्या हुआ था? ओके, बट डू यू नो व्हाट हैपेंड इन दैट? कुछ नहीं, रेडिट इज अ प्लेटफॉर्म, रेडिट इज अ प्लेटफॉर्म लाइक कोरा होता है ना, वैसे यूएस में एक फेमस प्लेटफॉर्म इट्स कॉल्ड इज रेडिट। एक सेट ऑफ पीपल साथ में आए एक हेज फंड का बजाने के लिए। तो बेसिकली स्मॉल स्टॉक्स को इतना क्वांटिटी में बाई किया, इतना क्वांटिटी में बाई किया जिस स्टॉक के अगेंस्ट में एक बड़े हेज फंड का ऑपोजिट पोजीशन था। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ताकि उसका लॉसेस बढ़ना शुरू हो, बढ़ना नहीं, उसका बैंक अकाउंट खाली हो जाए। दिस इज extreme. You can expect something like this, such irrational behavior from Indian market in the coming 5 to 10 years. Because now more and more people are confident about putting the money in the stock market. Which stock does not matter. Money should go to the stock market. Do you get my point? And people still buy with the mindset, idea is cheap because it is 13 rupees. It is 16 मेरे बोलते बोलते हैं, in general last कुछ दिनों में 16 चले गए हैं, but in general because it is 16 per share, it is cheap, you can buy 1000 shares. I hope you're understanding this. So this kind of mentality still prevails, by the way. It still prevails, and normally जब market थोड़ा mature होने जाता है ऐसा quantity और बढ़ते जाता है। इसका मतलब है कुछ stocks बहुत पागल होते हैं and कुछ stocks बहुत पागल जैसे गिरते भी हैं। Like it become extreme behavior in general. This may not happen in RIL. I'm just hopeful. Like जो settled businesses होते हैं उनमें आसानी से नहीं होता because उनका value बहुत ज़्यादा होता है। मतलब सर कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते विल वर्क लाइक अ स्मूथ लाइन। देयर आर गोइंग टू बी चेंजेस बिकॉज ऑफ विच स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कभी भी 100% ये बदलाव को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि एनवायरनमेंट में क्या चेंज आए और वो हर बार सही हो, ये जरूरी नहीं है। तो नोटबुक में जाइए, राइट डाउन लास्ट पॉइंट, बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्ब्यूलेंट, डैश करके लिखिए। ड्यू टू डायनामिज्म, आपने हेडिंग लिख लिया था ना ऑलरेडी, डैश करके लिखिए, ड्यू टू डायनामिज्म इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस एनवायरनमेंट, डायनामिक वर्ड, डायनामिज्म इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस एनवायरनमेंट, it is difficult for an organization, dynamism involved in business environment, it is difficult, dynamism involved in business environment, it is difficult for an organization to predict how exactly things will turn out in future. How exactly things will turn out in future. Full stop. Sometimes an entity's business strategy, sometimes an entity's business strategy may go absolutely wrong if environment takes an unexpected turn. Absolutely wrong if environment takes an unexpected turn. मेरा एग्जाम्पल फनी है, कुछ नहीं, एनवायरनमेंट कभी कभी ऐसा बदल सकता है कि आपका स्ट्रेटेजी परफेक्टली गलत हो सकता है, बिकॉज एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। डू यू वांट टू रीड द एग्जाम्पल? ऐसा का एग्जाम्पल पढ़ो ना यार। 2-wheeler इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड्स counted on the strategic benefit that they would have because of the huge push from government, क्योंकि गवर्नमेंट ईवी को बहुत बढ़िया से पुश कर रहा है लास्ट 4-5 साल से, बराबर है कि नहीं है? 3.5 साल बोलूंगा मैं, 4-5 साल नहीं बोलूंगा। देखो आगे क्या बोलता है, however customers are getting reluctant to purchase EV due to, can you see a word, safety concern, because there are a lot of frequent incidents of batteries catching fire. For example, Ola, आपने सुना होगा, बराबर है क्या नहीं है? पर कभी कभी ओला भी सोचता है मैंने प्रोडक्ट इतना तो बुरा नहीं बनाया था, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको मालूम है ना, एक जमाने में ऐसा भी हुआ था, समवन ऑर्डर्ड एन आईफोन फ्रॉम स्नैपडील, एक साबुन रिसीव हुआ था घर पे,
यू नो दैट राइट, दीज इंसिडेंट्स हैव हैपेंड लॉट ऑफ टाइम्स. क्या लगता है आपको, एक कॉम्पिटिटर का करा कराया होता है कि एक्चुअली आपका बिजनेस इतना खराब हो जाता है? हर बार आपका बिजनेस इतना खराब नहीं होता है. समटाइम्स द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इज सो बैड दैट पीपल टेक सर्टेन स्टेप्स. यू नो देयर वाज अ फाइट बिटवीन Amazon एंड फ्लिपकार्ट ऑन सोशल मीडिया वंस. किसी ने फोटो डाला फ्लिपकार्ट का, ठीक है, जहां पर फ्लिपकार्ट का रिसेप्शन है, साइड में Amazon का बॉक्स पड़ा था. तो Amazon ने कमेंट किया, इवन एट फ्लिपकार्ट पीपल बाय फ्रॉम Amazon. इवन एट फ्लिपकार्ट पीपल बाय फ्रॉम Amazon. तो फ्लिपकार्ट ने रिप्लाई किया, नो वी डोंट बाय, वी यूज दिस एज अ डस्टबिन. तो मतलब अब सोचो, फ्लिपकार्ट Amazon जैसा एंटिटी होने के बावजूद भी इस लेवल तक जाकर के लड़ाई कर सकता है, क्योंकि इट इज नॉट फ्लिपकार्ट Amazon, इट्स द एम्प्लॉइज. You don't, please understand this. The CEO is not thinking about every post what they are putting. He hired some people who take it very, to the heart. वो सोचता है ना, ट्रोल शुरुआत में करेगा, फिर अगले वाला सोचता खत्म में करेगा. ऑल द साउथ इंडियन मूवी, whatever. You understand what I mean to say? So business के साथ में ऐसा होता है. एक बार आया था, I think you ordered from Swiggy, it was delivered by Dunzo. You know that, right? मतलब आपने खाना ऑर्डर किया स्विगी से, जिसने डिलीवरी करना चाहिए था उसने डंजो को हायर किया तेरे को डिलीवर देने के लिए. यू अंडरस्टैंड दिस? तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, ये नॉर्मली बिजनेसेस में होते रहता है. आप परफेक्टली प्रिडिक्ट कभी भी नहीं कर सकते हैं. डू यू अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? We're done with the meaning, we're done with the objectives, we're done with the limitations. I hope you guys have a great Sunday. Enjoy. I'll see you on Monday. Bye bye. Enjoy. एक बात भूलने का नहीं, घर पे जाके रोज जितना लिख रहे हो पढ़ के आने का है. पक्का? ओके बाय. थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स. एंजॉय.